कंपाउंड के टाइप्स स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बेसिकली बॉन्ड आयोनिक हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बॉन्ड जो है कोवलेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो एक कंपाउंड होता है हमारा आयोनिक और दूसरा कंपाउंड होता है हमारा कोवलेंट। ठीक है भाई। तो अभी हम आयोनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से रिएक्शंस देता है और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसके टाइप्स कौन से होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो एटम हो, ज़रा एटम तो ऑलवेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कंपाउंड की क्राइटेरिया ही यही है कि एटम ऑलवेज क्या हो, डिफरेंट हो। जब भी एटम क्या हो, डिफरेंट हो, उसमें एक एटम क्या हो, हमारा मेटल हो, क्या हो भाई, मेटल हो। यानी ऐसा एटम हो जिसकी साइज बहुत लार्ज हो, यानी शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर हो जेड इफेक्ट से, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी में लॉस करे, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मेटल बोलते हैं। और ऐसा एटम जिसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, मतलब जेड इफेक्ट ग्रेटर होता है शील्डिंग इफेक्ट से, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते पर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं एनर्जी लॉस करके, ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली भाई नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो जैसा कि एटम, ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम डिफरेंट हो, एक क्या हो मेटल और दूसरा क्या हो नॉन मेटल, इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज स्मॉल है, ये थोड़ी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये एनर्जी देगा इस नॉन मेटल एटम को। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मेटल, और मेटल जो है केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो नॉन मेटल एटम है, सपोज को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन पैदा होगी, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो पार्टिकल पैदा होगा, जो कंपाउंड पैदा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एटम डिफरेंट हो, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करे और चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएं, इसकी वजह से कंबाइन हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या है, एक मेटल है हमारा सोडियम और दूसरा नॉन मेटल है हमारा क्लोरीन। ये मेटल क्यों है, क्योंकि इसकी साइज लार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है जेड इफेक्ट से, और उसके अलावा ये थोड़ी एनर्जी लेकर, यानी थोड़ी आयनाइजेशन एनर्जी लेकर आयन केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एनर्जी वो देगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में। और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके बीच में एक चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है NaCl, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है भाई। जैसा कि इसमें एटम डिफरेंट है, तो ज़ाहिर एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इस्तेमाल होगी, जो कि अट्रैक्शन कम लगा रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो अट्रैक्शन क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें बनेगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है ना, तो तब भी क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 1.7 से ग्रेटर होता है। तो जब भी 1.7 से ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं भाई, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो डायपोल मूवमेंट होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 100% होगी, यानी 100% इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जब 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो कंप्लीटली चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगी। मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, ऑलवेज पोलर होता है। क्या होता है भाई, ऑलवेज पोलर होता है। जब ऑलवेज क्या होता है, ये पोलर होता है। जब ये पार्टिकल बनते हैं, ज़ाहिरा इसमें 1 मोल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और 1 मोल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो एक 1 मोल हमारा NaCl पैदा होगा। मोल क्या होता है आगे हम स्टडी करेंगे इसको, पर इसमें एक मोल मेटल और दूसरा एक मोल नॉन मेटल कंबाइन हो रहे हैं थ्रू आयोनिक बॉन्ड।
ये 1 मोल जो होता है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस पार्टिकल होते हैं 1.60 × 10⁻23 इतने पार्टिकल होते हैं। मतलब 1 मोल मतलब कि इतने मेटल और इतने नॉन मेटल एटम कंबाइन हो रहे हैं थ्रू आयोनिक बॉन्ड, मतलब इतने ही आयोनिक बॉन्ड बनेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाती है 3 डायमेंशनल इतने पार्टिकल्स कंबाइन होने की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। मतलब कि ये जो 1 मोल मेटल एटम है और 1 मोल नॉन मेटल एटम, यानी इतने पार्टिकल्स मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लास्ट में गेन करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बनेंगे, आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनिक बॉन्ड जब बनेंगे तो एक सपोज एक मेटल है जो दूसरा हमारा नॉन मेटल है, ठीक है भाई, ये मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन लास्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, इनके बीच में भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है भाई, इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो जाएगी, इनके बीच में भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। और उसके अलावा इसके सामने वाले जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में भी अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, और तो ये एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो सब्सटेंस के अंदर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होती है पार्टिकल्स की वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर को हम यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यूनिट सेल बोलते हैं। तो जब भी मेटल 1 मोल इतने पार्टिकल, मतलब 1 मोल नॉन मेटल इतने कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लास्ट यहाँ गेन करते हैं, तो लास्ट यहाँ गेन करते हैं तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये एक सोडियम है, ये एक क्लोरीन, इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। ये एक सोडियम है, ये दूसरा एक आयोनिक बॉन्ड है। ये जो एक सोडियम और एक क्लोरीन के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इंट्रा आयोनिक बॉन्ड की वजह से एक एक पार्टिकल कंबाइन होते हैं, पर इसके साथ दूसरे पार्टिकल भी इस सोडियम के साथ दूसरे क्लोरीन भी कंबाइन हो रहे हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें दूसरे पार्टिकल्स, मतलब एक सोडियम एक दूसरा क्लोरीन, इनके बीच में जो बन रहा है वो इंट्रायोनिक बॉन्ड है। और दूसरे जो पार्टिकल इसकी तरफ चार्जेस की वजह से अट्रैक्टेड हो रहे हैं सोडियम और क्लोरीन, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कहने का मतलब क्या था कि 1 मोल पार्टिकल इतने कैटायन और इतने जो एनायन है जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक इंट्रा आयोनिक बॉन्ड के जरिए मिलते हैं, और इंटर आयोनिक बॉन्ड के जरिए जब मिलते हैं तो एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जब यूनिट सेल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। और ऐसा क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं ज़्यादा क्रिस्टल लेटाइस में, ये आयोनिक बॉन्ड है, तो पार्टिकल्स टाइटली पैक होकर अरेंज होंगे। ऐसे स्टेट को हम क्या बोलेंगे भाई, सॉलिड स्टेट बोलेंगे। जैसा कि इसमें 3 डायमेंशनल में पार्टिकल क्रिस्टल लेटाइस के फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं इस बॉन्ड के जरिए, इसलिए ये कौन से सॉलिड होते हैं, बेसिकली ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। पर ये कौन से सॉलिड होते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कौन से सॉलिड होते हैं, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं रिपीटेटिव स्ट्रक्चर यानी यूनिट सेल बनाते हैं, तो इंटर और इंट्रा आयोनिक बॉन्ड और क्रिस्टल लेटाइस बनती है 3 डायमेंशनल। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ऐसा कंपाउंड होते हैं जिसमें एटम डिफरेंट होता है, एक मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लास्ट गेन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड के जरिए बनते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें डिफरेंट होती है और डिफरेंस कितना होता है, 1.7 से ग्रेटर होता है। लाइक सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। डिफरेंस निकालेंगे तो 2.1 बनता है डिफरेंस, मतलब 1.7 से ग्रेटर। तो इलेक्ट्रॉन ये लास्ट करता है, ये गेन करता है, ठीक है भाई। तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो 100% डायपोल मूवमेंट होती है। 100% डायपोल मूवमेंट होने की वजह से ये कंप्लीटली क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, पोलर होते हैं। और पोलर होने की वजह से ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल 1 मोल में कंबाइन होते हैं, तो इंट्रा और इंटर आयोनिक बॉन्ड के वजह से कंबाइन होते हैं, तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटाइस बनती है 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो यानी ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये कौन से सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आयोनिक कंपाउंड। अगर हम इसको देखेंगे कि ये जो है बेसिकली सोडियम और क्लोरीन, ये बेसिकली पोलर 100% में डायपोल मूवमेंट है, ये पोलर है। और कौन से सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इस फॉर्म में इसके अंदर ये ओवरऑल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं,
ठीक है भाई। तो जब भी हम इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं या वाटर के अंदर भेजते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है, वाटर क्या होता है, बेसिकली एक सॉल्वेंट होता है। हमने पढ़ा है वाटर क्या है, बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में लगेंगे तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है, हर एक सिस्टम के अंदर जो वर्क करने की सलाहियत रखती है, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो वाटर के अंदर भी एनर्जी होती है जो वर्क परफॉर्म करती है। कौन सा वर्क परफॉर्म करती है, ये सपोज हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर हम NaCl को हम डाल रहे हैं, वाटर ही पोलर है और NaCl भी क्या है, 100% पोलर है। तो क्या होगा, वाटर जो है इसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है भाई। वाटर के भी ऊपर चार्जेस मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होती हैं। तो जब भी हम वाटर के अंदर NaCl डालते हैं यानी पोलर सब्सटेंस डालते हैं, तो चार्जेस की वजह से ये इसके सराउंडिंग में, ओवरऑल सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स को अपोजिट चार्जेस के अपोजिट पार्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करता है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो सब्सटेंस है पोलर है, पोलर सब्सटेंस हम पोलर सॉल्वेंट में डालें तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, इसके सराउंडिंग में फैल जाता है, उसके अपोजिट चार्ज वाले पार्ट को अपनी तरफ अपोजिट पार्ट से खींचता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं। और अगर वाटर है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। तो क्या कह रहा हूं मैं अभी कि जब भी हम क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड को किसी पोलर सब्सटेंस यानी वाटर में डालते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं, सराउंड करके उसके अपोजिट चार्जेस की वजह से उसको अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अगर पोलर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो उसको क्या करेंगे, हम हाइड्रेशन कहेंगे। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो ज़ाहिरा अट्रैक्शन के दौरान अट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या करेंगे, अपनी एक एनर्जी रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। या इसका दूसरा नाम अगर वाटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। ये एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कौन रिलीज करेगा, सॉल्वेंट। जब ये रिलीज करेगा ज़ाहिरा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इसके अंदर ये पार्टिकल्स जो होते हैं 3 डायमेंशन में फॉर्म में अरेंज होते हैं। कुछ पार्टिकल सिमिलर चार्ज होने की वजह से, सपोज ये सोडियम है, ये भी क्या है, सोडियम है, तो इसके ऊपर चार्जेस सिमिलर, ये भी क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो ये थोड़ी बहुत रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने की वजह से ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये ऑलवेज वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। पर ऐसे होते हैं वाइब्रेटरी मोशन में कि एक सोडियम एक क्लोरीन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पर रिपल्शन की वजह से या ये क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन ऐसे परफॉर्म करते हैं। जब सॉल्वेंट अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो क्या होता है कि इसके बीच में जो पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर पार्टिकल सिमिलर चार्ज, डिफरेंट चार्जेस अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल से अट्रैक्ट होकर और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सॉल्वेशन जो एनर्जी रिलीज हो रही है सॉल्वेंट से, ये सॉल्यूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो इनका जो वाइब्रेटरी मोशन होता है वो इरेगुलर हो जाता है। रेगुलर कैसे था कि एक सोडियम एक केटायन दूसरे एनायन के साथ अट्रैक्टेड होकर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा था। पर अब जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि इसके बीच में जो वाइब्रेटरी मोशन है वो रेगुलर नहीं रहेगा, इरेगुलर हो जाएगा। जब इरेगुलर मोशन हो जाएगा तो एक सोडियम के पास आ जाएगा, एक क्लोरीन के पास आ जाएगा। सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये ब्रेक होकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सोडियम अलग हो जाएगा, मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आयोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्टिकल 3 डायमेंशन फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं तो जिसको हम क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। इसमें भी इसके बनने में भी एनर्जी खर्च होती है जिसको हम लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। तो वो सब्सटेंस जिसकी लेटाइस एनर्जी कम होगी, ज़ाहिरा ये जब बने होंगे तो इसके अंदर अट्रैक्शन क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच में कम होगी। ज़ाहिरा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगी तो लेटाइस एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। जब ऐसे पोलर सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो जैसा कि वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी,
किससे, लेटाइस एनर्जी से, तो इसका मोशन आसानी से इरेगुलर हो जाएगा और ये एक दूसरे को आसानी से रिपेल करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें आयंस होंगे, ऐसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब जब भी वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाते हैं वो आयनिक कंपाउंड जिसकी लेटाइस एनर्जी कम है, मतलब जब ये बनते हैं तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड तो होता है, पर अगर अट्रैक्शन कम होगी किसी भी वजह से, अगर अट्रैक्शन कम होगी तो ये एनर्जी कम रिलीज होगी, तो ये सॉलिड बनेंगे, पर इसके अंदर इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि ये दूसरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक दूसरे के साथ रह सके। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर जब डालेंगे तो सॉल्वेंट हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज करेगा, अगर ये ग्रेटर लेटाइस एनर्जी से तो ऐसे उसका वाइब्रेटिंग मोशन इरेगुलर हो जाएगा और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड आयंस प्रोड्यूस करते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर जिसकी हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर होती है लेटाइस एनर्जी से। ऐसे आयनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन से आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बेसिकली वो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसकी लेटाइस एनर्जी कम होती है, मतलब जब इसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेशन एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर होती है लेटाइस एनर्जी से, जिसकी वजह से उसका वाइब्रेटिंग मोशन रेगुलर हो जाता है और वो आयंस में कन्वर्ट होता है, यानी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। और वो आयंस देखें ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो आयोनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते हैं, पर सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर ओवरऑल चार्ज जीरो होती है, पर जब इसको हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो कुछ जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आयंस में, यानी वर्क करते हैं ऐसे इलेक्ट्रोलाइट। और जब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो आयंस अपोजिट पोल में मूव करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पर कुछ ऐसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर जो एनर्जी है लेटाइस एनर्जी, यानी जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये अरेंज हो रहे हैं इंटर और इंट्रा आयोनिक बॉन्ड की वजह से, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होगी तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर तो एनर्जी अपनी देगा, पर इसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो आसानी से इसका मोशन रेगुलर नहीं होगा, यानी ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब सवाल पैदा होते हैं कौन से आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसके हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऑल आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब उनकी लेटाइस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोजन एनर्जी कम होती है और सॉल्वेंट के अंदर जाने से वो आयंस देते हैं, तो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। पर कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। कौन से, ये जो कैल्शियम है उसके अलावा हमारा स्ट्रांटियम है, उसके अलावा जो हमारा ये बेरियम है, कैल्शियम, स्ट्रांटियम और बेरियम, इसके जो फ्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं और ये जो फास्फेट होते हैं। जब भी कैल्शियम फ्लोरीन के साथ ये सब्सटेंसेस जो है ये मेटल हों और ये कंबाइन हो रहे हों फ्लोरीन के साथ, स्ट्रांटियम के साथ, बेरियम के साथ, जब कैल्शियम फ्लोरीन से कंबाइन होगा तो कैल्शियम फ्लोराइड बनाएगा, स्ट्रांटियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। कैल्शियम सल्फेट से कंबाइन होगा कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांटियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। और फास्फेट से कंबाइन होगा कैल्शियम फास्फेट, स्ट्रांटियम फास्फेट और बेरियम फास्फेट। ये जो 9 कंपाउंड बनते हैं इसमें से जब भी ये इन तीनों से कंबाइन होते हैं अलग अलग, तो ये 9 कंपाउंड बनते हैं। इसके अंदर देखा गया है कि जो लेटाइस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन एनर्जी से, यानी ये कभी भी इसके अंदर जाके आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो इससे बनने वाले जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब कि आयोनिक कंपाउंड मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पर कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बेसिकली कैल्शियम, स्ट्रांटियम और बेरियम अगर मेटल हों और ये क्या हो, फ्लोराइड, सल्फेट और फास्फेट, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो प्रोड्यूस हों, तो जब भी ये कंबाइन होते हैं इंडिविजुअली, कैल्शियम इसके साथ कंबाइन होगा, इसके साथ, तो कैल्शियम 3 कंपाउंड बनाएगा। कौन से, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, उसके अलावा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम क्या बनाएगा भाई, फास्फेट बनाएगा। हमने आगे चल के रिप्रेजेंटेशन सीखनी है तो इसके ऊपर -3 चार्ज होती है और उसके अलावा इसके ऊपर +2, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये फार्मूला कैसा बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा इसका, Ca3PO4 होल 2, ये कंपाउंड बनेगा कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फास्फेट,
ये जो है कंपाउंड है आयोनिक, पर इसके अंदर जो लेटाइस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन एनर्जी से, इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड ये हैं कैल्शियम के साथ बनने वाले ये 3, और उसके अलावा स्ट्रांटियम के साथ बनने वाले ये 3, और बेरियम के साथ बनने वाले 3, मतलब ये जो 9 कंपाउंड है ऐसे कंपाउंड है आयोनिक जिसकी लेटाइस एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर होती है हाइड्रोजन एनर्जी से, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट तौर वर्क करते हैं, मतलब आयंस नहीं देते और कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। ठीक है भाई, तो बात समझ में आई कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एटम डिफरेंट हो, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करके यानी चार्जेस की वजह से एक दूसरे से कंबाइन हो, यानी आयोनिक बॉन्ड के जरिए ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। जैसा कि इसमें एटम डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1.7 से ग्रेटर होती है, डिफरेंस ग्रेटर होता है तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, मतलब डायपोल में 100% होती है, और ये क्या होते हैं? पोलर। और इसमें जो ये जब बनते हैं तो 1 मोल पार्टिकल्स कंबाइन होकर बनते हैं इंट्रायोनिक और इंटरआयोनिक बॉन्ड के वसीले, तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटाइस बनती है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, पर कौन से सॉलिड होते हैं? क्रिस्टलाइन। तो कुछ ऐसे सॉलिड आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। वो कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे? जिसकी हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर होगी किससे? लेटाइस एनर्जी से। पर कुछ जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, मतलब जिसकी लेटाइस एनर्जी ग्रेटर होती है हाइड्रोजन एनर्जी से, तो वो आसानी से ब्रेक होकर आयंस नहीं देते। कौन से आयन नहीं देते? ये 9 कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस नहीं देते। ठीक है भाई, अभी हम इसके दूसरी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एक पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसमें एक एटम मेटल होता है, दूसरा एटम जो होता है वो नॉन मेटल होता है। जब भी ये कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसा कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एटम मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनता है इससे उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस 1.7 ग्रेटर होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट होता है, डायपोल में 100% होती है, मतलब ये 100% पोलर होते हैं, 100% पोलर होते हैं, और ये बेसिकली बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने की वजह से। जब ये बनते हैं तो बेसिकली 1 मोल मेटल होता है और 1 मोल नॉन मेटल होता है, जिसमें एवोगाड्रोस पार्टिकल होता है 6.02 × 10⁻23। तो इतने पार्टिकल मेटल के और इतने पार्टिकल नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं, तो बेसिकली इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। और आयोनिक बॉन्ड बनते बनते इसमें एक रिपीटेटिव स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और यूनिट सेल कंबाइन होकर एक जायंट स्ट्रक्चर बनाता है क्रिस्टल लेटाइस। तो ऐसे पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं पोलरिटी की वजह से, और एक सॉलिड बनाते हैं जिसमें पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसा कि इसके पार्टिकल के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड बेसिकली आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और ये इसको हम जब भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं या सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये बेसिकली लेटाइस इसमें बनती है, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उतना अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग बनेगा। तो जब भी हम इसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सॉल्वेंट उसके सराउंड हो जाता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट की वजह से, और डिफरेंट पार्ट्स को अट्रैक्ट करने के दौरान वो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसको हम सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर उसकी लाइटाइस एनर्जी ग्रेटर होगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो आसानी से वो ब्रेक नहीं हो सकेगा, मतलब उसकी लेटाइस एनर्जी ग्रेटर होगी सॉल्वेशन एनर्जी से, तो वो ब्रेक होकर आयंस नहीं देगा। पर जिसकी हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर होगी लेटाइस एनर्जी से, वो आयन देगा। ऐसे सब्सटेंस ऐसे आयोनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो नहीं देते उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो कैल्शियम, स्ट्रांटियम और बेरियम जब भी फ्लोरीन, फास्फेट और सल्फेट के साथ कंबाइन होते हैं, तो जो 9 कंपाउंड बनाते हैं, इसमें लेटाइस एनर्जी ग्रेटर होती है हाइड्रोजन एनर्जी से, और ये कभी भी डिसॉल्व होकर आयंस नहीं देते, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। उसके अलावा जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर होती है लेटाइस एनर्जी से, इसलिए वो डिसॉल्व होके क्या देते हैं? हमें आयंस देते हैं। ठीक है भाई, तो आगे हम स्टडी करते हैं उसके दूसरी प्रॉपर्टीज़ कि जैसा कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें एटम जो है डिफरेंट हैं। एटम क्या है भाई? एटम डिफरेंट हैं, एटम डिफरेंट होते हैं, और एटम डिफरेंट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, और उसका डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमने पढ़ा था कितना होता है? 1.7 से ग्रेटर होता है। तो जब भी ये आयोनिक कंपाउंड, जैसा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है, लाइक ये एक सोडियम है और ये क्या है? क्लोरीन है।
सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस कितना बनेगा, 3.0 माइनस 0.9, जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 2.1। 1.7 से क्या है, ग्रेटर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर होता है तो वो सब्सटेंस जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो हमें हीटोलाइटिक फिशन देता है। क्या देता है, हीटोलाइटिक फिशन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है, मतलब 0.4 से क्या होता होगा, ये ग्रेटर होगा, 0.4 से ग्रेटर होगा। तो ये बेसिकली कौन सी फिशन देते हैं, हमें हीटोलाइटिक फिशन देते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन सी फिशन देते हैं भाई, हमें हीटोलाइटिक फिशन देते हैं। हीटोलाइटिक फिशन जब देते हैं तो ज़ाहिर ये दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम रेडिकल बोलेंगे, पर उसके ऊपर चार्ज होगी। एक कैटायनिक रेडिकल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी और दूसरा एनायनिक रेडिकल होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगी। ये कैटायनिक रेडिकल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा भाई, एनायनिक रेडिकल बनेगा। कैटायनिक रेडिकल वो बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ज़्यादा ब्रेक होने की वजह से, और जिसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी वो एनायनिक रेडिकल बनेगा। लाइक ये सोडियम क्लोराइड है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर है तो ये ब्रेक होकर आयन देगा। जैसा कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कम है तो ये कैटायनिक रेडिकल बनेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो ये क्या बनेगा, एनायनिक रेडिकल। ये दो किस्म के हमें रेडिकल मिलते हैं। अगर हम इन दोनों रेडिकल को कंपेयर करें तो जो कैटायनिक रेडिकल है उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होती है, एनायनिक रेडिकल में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होती है। हमने कल डिस्कस किया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में क्या होते हैं, ऑर्बिट, जिसमें क्या मौजूद होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मौजूद होती हैं। और ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है और खींचने की इफेक्ट की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं साइज में। ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जेड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें जेड इफेक्ट होगा, मतलब जेड इफेक्ट ग्रेटर होगा। और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन लगाते हैं आउटर और इनर मोस्ट शेल के, इसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। जैसा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जेड इफेक्ट ग्रेटर होता है शील्डिंग से, तो इसकी साइज बहुत क्या होती है, स्मॉल होती है, यानी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर अट्रैक्शन यानी जो कैटायनिक रेडिकल प्रोड्यूस होता है भाई, उसके अंदर जेड इफेक्ट ग्रेटर होता है देन शील्डिंग इफेक्ट। इसकी वजह से, ग्रेटर होने की वजह से क्या होता है, इसमें एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है इसमें जेड इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये जो कैटायनिक रेडिकल होते हैं, बनते हैं, ये कैटायनिक रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। मतलब आयोनिक कंपाउंड जब हीटोलाइटिक फिशन देता है, जो कैटायनिक रेडिकल देता है उसके अंदर जेड इफेक्ट ग्रेटर होता है शील्डिंग इफेक्ट से, साइज बहुत स्मॉल हो जाती है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। तो ये कैटायनिक रेडिकल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर हम इस एनायनिक रेडिकल को देखेंगे तो कि जैसा कि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके बीच में जो रिपल्शन होगी, मतलब शील्डिंग इफेक्ट जिससे साइज इंक्रीज हो जाएगी, वो ग्रेटर होगा जेड इफेक्ट से। मतलब इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ग्रेटर होता है किससे, जेड इफेक्ट से। अगर शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा जेड इफेक्ट से तो क्या होगा भाई, ज़रा इसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, बहुत लार्ज होगी। रिपल्शन साइज क्या होगी, बहुत लार्ज होगी। साइज लार्ज होने की वजह से जैसा कि रिपल्शन हो रही है तो इसकी एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी। एनर्जी रिलीज कम होगी तो ये क्या होगा, बेसिकली एनायनिक रेडिकल अनस्टेबल होगा। मतलब जो दो रेडिकल बनते हैं आयोनिक कंपाउंड से, ये हमने पढ़ा है बेसिकली पहले भी कि इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस अगर 0.4 से ग्रेटर होता है तो हीटोलाइटिक फिशन देता है। हीटोलाइटिक फिशन होने की वजह से दो रेडिकल बनते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कम होती है वो कैटायनिक रेडिकल बनता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है उसको हम एनायनिक रेडिकल बोलते हैं। कैटायनिक रेडिकल में जेड इफेक्ट ग्रेटर होता है शील्डिंग इफेक्ट से, मतलब इसकी साइज क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से साइज स्मॉल हो जाती है और एनर्जी बहुत रिलीज होती है, इसलिए ये स्टेबल होता है। और ये एनायनिक जो रेडिकल होता है, जैसा कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता है जेड इफेक्ट से, जेड इफेक्ट से शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। साइज तो इंक्रीज होगी पर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से एनर्जी कम रिलीज होगी, एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए जो एनायनिक रेडिकल हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ये दोनों स्टेबल होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है भाई, ऐसे फिशन को हम क्या बोलते हैं, हीटोलाइटिक फिशन। मतलब आयोनिक कंपाउंड हीटोलाइटिक फिशन देंगे कैटायनिक और एनायनिक रेडिकल, यानी एक स्टेबल रेडिकल देते हैं और दूसरा अनस्टेबल रेडिकल देते हैं। जैसा कि ये दोनों रेडिकल मौजूद हैं, दोनों रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो समहाउ एनर्जी तो दोनों की हाई होती है पर इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है।
ठीक है भाई, क्योंकि फिशन कराएंगे तो ज़ाहिर हम उसको एनर्जी देंगे, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देंगे, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी इससे, यानी एनायनिक कैटायनिक रेडिकल एनर्जी यानी कम होती है एनायनिक रेडिकल एनर्जी होने की वजह से ये रेडिकल्स जो होते हैं अपने आप से मिलकर दूसरे कंपाउंड्स देते हैं। मतलब पहले तो इसमें अपना बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरे एटम्स के साथ वो कंबाइन होंगे, मतलब ये क्या देंगे, न्यू प्रोडक्ट देंगे, यानी क्या देंगे हमें, केमिकल रिएक्शन देंगे। मतलब ये क्या देते हैं हमें, इलेक्ट्रोलाइट फिशन होने की वजह से ये चार्ज रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, कैटायनिक एनायनिक, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये दूसरे रेडिकल अगर मौजूद है उसके साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं, अगर हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे तो कौन कौन से रिएक्शन है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि एक रिएक्शन होता है जिसमें चार्ज इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जिसमें चार्ज कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जिसमें चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो, एक रिएक्टेंट की इंक्रीज और दूसरी रिएक्टेंट की कम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि इसकी चार्ज क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब ये जो कैटायनिक रेडिकल है, मेटल्स जो है बेसिकली ये फिक्स तादाद में, हमने दो किस्म के एलिमेंट पहले शायद स्टडी करे हैं, अगर नहीं करे हैं तो हम उनको अभी स्टडी कर लेते हैं आगे जाने से पहले। वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल जो होती है ऐसा चार्ज जिसमें हम एलिमेंट को अरेंज करें ग्रुप एंड पीरियड में। ग्रुप में हम वो एलिमेंट रखें जिसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हो। लाइक फर्स्ट जो ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके अलावा सीजियम होता है, और उसके अलावा क्या होता है हमारा फ्रांशियम होता है। ओवरऑल एलिमेंट को देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए ये पूरा जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है भाई। और उसके अलावा कितने शेल इलेक्ट्रॉन से फिल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसको न्यूक्लियस के देखेंगे तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसा कि कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं हमें एलिमेंट का ग्रुप। तो हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग रखता है, फर्स्ट ग्रुप से। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन से, नंबर वन। नंबर सेकेंड, कितने शेल इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहे हैं, इस नंबर ऑफ फिल्ड शेल को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पीरियड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जो है जैसा इसका एक शेल ही इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहा है, इसलिए ये पहले पीरियड और पहले ग्रुप का है। अगर हम दूसरे एलिमेंट को देखें, फॉर एग्जांपल ये लिथियम है हमारा, एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है, मास 7 होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं 2n² के फार्मूले की वजह से, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये कितने कौन से ग्रुप से बिलोंग रखता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग रहता है। और कितने शेल फिल हो रहे हैं भाई, 2 शेल इलेक्ट्रॉन से फिल हो रहे हैं, इसलिए इसका पीरियड कौन सा होता है, 2 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप्स और पीरियड्स में। ग्रुप जो होते हैं वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, पीरियड जो होते हैं वो बेसिकली लीनियर हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पीरियड, और वर्टिकल रोज को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, लिथियम है, ये हमारा क्या है, सोडियम में। लिथियम के बाद जो है होता है बेरिलियम आता है, अगेन बोरान आता है। ये एक ही रो में अरेंज हो रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड। इसमें एक ही इसका पीरियड एक ही है सारों का, क्योंकि इसके ओवरऑल नंबर ऑफ शेल जो फिल हो रहे हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे, इसलिए इसका पीरियड क्या है, सेकंड है। और लिथियम और सोडियम को देखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, क्योंकि इसके भी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एलिमेंट्स को हम ग्रुप, पीरियड और ग्रुप में अरेंज करते हैं। जो चार्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं। तो 2 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है, मतलब वो फिक्स तादाद में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अगर नॉन मेटल होंगे, और फिक्स तादाद में इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे अगर मेटल होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अगर हम देखेंगे लिथियम को देखेंगे तो ये डुप्लेट को हम 3 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए अंदर, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लॉस करेगा। इसकी वैलेंसी फिक्स है। और उसके अलावा फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 7 ग्रुप का है, 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। मतलब वो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी चेंज हो रही हो,
वैलेंसी क्या हो, वेरिएबल हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो आयरन होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विलास करता है और उसके अलावा 3 इलेक्ट्रॉन्स विलास करता है, यानी वैलेंसी इसकी क्या है, वेरिएबल। तो ये आयरन क्या होता है, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑलवेज मेटल्स होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कुछ मेटल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बने होते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली फिक्स होती है। अगर वैलेंसी फिक्स होगी तो क्या होगा कि जब ये रिएक्शन देंगे, यानी किसी और सब्सटेंस से जिसकी वैलेंसी अगेन फिक्स है उसके रेडिकल के साथ कंबाइन होंगे तो इसकी चार्ज में चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इनकी चार्ज में चेंज नहीं आए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वैलेंसी फिक्स होती है, वो जब हीटोलाइटिक फिशन देंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो उनकी वैलेंसी में तब्दीली नहीं आएगी, यानी नया कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ज्यादा ना कोई एक्सेप्ट करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे, यानी वैलेंसी में चेंज नहीं आएगा, यानी चार्ज में चेंज नहीं आएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या है इसका, सपोज हमारा एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऐसा है कि सपोज एग्जांपल देते हैं NOH है, ठीक है भाई, ये रिएक्ट कर रहा है सपोज एक चार्ज रेडिकल से, ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल चार्ज रेडिकल से प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी, जब ब्रेक होगी तो ये X क्या प्रोड्यूस करेगा, Na+ और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl-। ये H और H से मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर, और उसके अलावा NaCl से मिलकर क्या बनाएगा, NaCl। तो अगर हम देखें कि इसकी जो चार्ज थी वो अगेन चार्ज कौन सी थी, पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव थी, इसकी पॉजिटिव थी और इसकी नेगेटिव थी। अगर हम इसको देखेंगे इसमें भी एक पॉजिटिव है, इसमें एक नेगेटिव है, क्या इन दोनों की चार्ज में तब्दीली आई, ऑब्वियसली नहीं आई। ऑक्सीजन की पहले चार्ज कितनी थी, -2, इधर भी क्या है भाई, -2। हाइड्रोजन की कितनी थी चार्ज ओवरऑल, ज़रा ये 2 प्लस है, 2 माइनस चार्ज दिए हैं, तो इसकी भी चार्ज क्या आती, +1। मतलब कहने का ये है कि वो एलिमेंट्स, वो आयोनिक कंपाउंड्स जो बने होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, उसकी वैलेंसी में तब्दीली नहीं आती। हीटोलाइटिक फिशन तो देते हैं, पर जब ये रिएक्शन करते हैं तो उनकी चार्ज में कोई भी फर्क नहीं आता। तो बेसिकली कौन से रिएक्शन देते हैं, ये बेसिकली नॉन रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। चार्ज के हिसाब से ये कौन से रिएक्शन होते हैं, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, और इनकी इंटरनल एनर्जी बहुत हाई होती है, अप्रोचेस टू थ्रेशोल्ड, मतलब इसके आसानी से जब ये मिलते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए ये जो बेसिकली जो रिएक्शन देते हैं वो बेसिकली कौन से रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, और उसके अलावा स्पीड के हिसाब से ये क्या हो देते हैं, फास्ट रिएक्शन देते हैं। मतलब कहने का कि वो आयोनिक कंपाउंड जिसमें हीटोलाइटिक फिशन हो रही है और वो आयोनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बना हुआ है, तो उनकी चार्ज में कोई तब्दीली, रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे पर उनकी चार्ज में कोई तब्दीली नहीं आएगी प्रोडक्ट बनाते वक्त। इसलिए ये कौन सा रिएक्शन देते हैं, नॉन रेडॉक्स, और ये इस अपने आप होते हैं, जस्ट सब्स्टेंस को रिएजेंट के मिलाने से की ज़रूरत होती है, अपने आप होते हैं। इसलिए स्पॉन्टेनियस और स्पीड के हिसाब से क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं। पर अगर हम बात करें वो आयोनिक कंपाउंड जो बने होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से, जिसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, वेरिएबल होती है, वो जब रिएक्शन देंगे, अगेन फिशन तो ये देंगे, फिशन देंगे तो रिएक्शन रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, 4 रेडिकल, पर जब ये बनेंगे तो यहाँ तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। यानी इनके जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बने होते हैं वो नॉन रेडॉक्स होते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बने होते हैं वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के से जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसका, तो हमारा एग्जाम्पल है सपोज ये हमारा K2MnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम मैग्नेट, ठीक है भाई। अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड से अगर हम रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली एक तो क्या बनेगा, पोटाशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है भाई, पोटाशियम सल्फेट, और उसके अलावा MnO2 बन जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे पोटाशियम मैंगनीज को, तो इसमें मैंगनीज का ओवरऑल चार्ज है +6, और अगर हम इसमें देखेंगे मैंगनीज की चार्ज क्या हो गई, +4 हो गई,
ज़रा 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 चार्जेस को खींचेगी और दूसरी ऑक्सीजन 2 चार्जेस को अपने पास बुलाएगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी हाई है तो इसके ऊपर पॉजिटिव 4 चार्ज बचेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव 6 थी, चार्ज रिड्यूस हो गई, मतलब इसमें क्या हो गई, रिडक्शन। क्या हो गई भाई, रिडक्शन। उसके अलावा अगर हम सल्फर को देखेंगे तो सल्फर की पहले चार्ज थी +4, अब इसके आने की वजह से इसकी चार्ज जो हो गई है वो +6 हो गई है, तो चार्ज इंक्रीज हो गई, यानी इसमें क्या आ गई, ऑक्सीडेशन। मतलब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें चार्ज वेरी हो रही है या नहीं, वेरी हो रही है। क्यों वेरी हो रही है, रीज़न ये है कि जो एलिमेंट बीच में मौजूद है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, पर ऐसा आयोनिक कंपाउंड में जिसमें एक एलिमेंट क्या है, ट्रांजिशन होने की वजह से जो रिएक्शन दे रहा है उसमें चार्ज तब्दील हो रही है, यानी वैलेंसी वेरिएबल होने की वजह से ये रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बने होते हैं वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं, उसके अलावा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं, और स्पीड के हिसाब से वो कौन से रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन। पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट से बने होते हैं जो कंपाउंड होते हैं ना, वो जब फिशन देते हैं, फिशन के दौरान चार्ज रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जब रिएक्शन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो लॉस करते हैं, यहाँ तो गेन, यानी बैलेंस उसकी वेरिएबल होती है। वेरिएबल होने की वजह से वो बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कौन से रिएक्शन देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन ये जो रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और उसके अलावा फास्ट होते हैं। बात समझ में आई, मतलब आयनिक कंपाउंड रेडॉक्स रिएक्शन भी देते हैं और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन देते हैं। कंडीशन क्या होती है, अगर वो आयनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बना होता है तो वो कौन से रिएक्शन देगा हमें, नॉन रेडॉक्स। अगर वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बना होता है वो कौन सा रिएक्शन देगा हमें, रेडॉक्स रिएक्शन देगा। दोनों स्पॉन्टेनियस होंगे, दोनों क्या होंगे, फास्ट रिएक्शन होंगे। ठीक है भाई, अभी हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। हमने प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली और उसके अलावा फिशन कौन से देता है और रिएक्शन आयोनिक कंपाउंड्स कौन से देता है। अभी हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।